हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबके लिए बिहार बोर्ड का 10th ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सब नोट डाउन करके याद करते जाइएगा। याद क्या करना है, सब दो दो बार जो है हम मेरे साथ बोलते जाइएगा। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आप अभी एक कक्ष ले लें। हम लोग जो है संडे क्लास चलाएंगे वीकली। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रत्येक चैप्टर से हम 20 क्वेश्चन ले लिए हैं। और आप लोग धीरे धीरे इसको मेरे साथ कहते जाइएगा और याद करते जाइएगा। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं लिखूँगा, वो जो लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो मैं बोलूँगा वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम जो जो बीच बीच में हम क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे उसको नोट डाउन कर दीजिएगा। और उससे क्या होगा, बेनिफिट आप लोग का होगा। बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे हल्के में ना ले। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आज केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही लेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा इसका? ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। श्वसन किस प्रकार की तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है भूरा होता है। क्या कैसा होता है बाबू? भूरा होता है। ठीक है, आप लोग आराम से ध्यानपूर्वक से सुनते जाइएगा। आप लोग का जो होता है सारा का सारा आंसर करा दिया जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो होता है लाइक और शेयर सब करते जाइएगा कमेंट के साथ, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कि लिखा साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी। एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन हम लोग का, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ठीक है, Na2ZNO+H2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग जो होता है ना इसको नोट डाउन कर लीजिए या 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम अपना फेस ना दिखा पा रहे क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए, दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है? दूध से दही बनना देखिए रासायनिक प्रक्रिया। देखिए रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया, देखो होता है ना रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। जो देखिए वापस पुनः लौट जाए उसे क्या कहेंगे? भौतिक। ठीक है, आज जो नहीं लौट पाए उसे क्या कहेंगे? रासायनिक। देखिए दूध से दही तो बन जाएगा, दही से दूध बनेगा नहीं ना, तो एक कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? जो कोयला जो होता है बिना ज्वाला के जलता है। क्या होता है बाबू? बिना कोयला के जो जलता है वो कोयला। ठीक है, क्या है? कोयला। ठीक है, कोयला। अब देखिए आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए जो भी हम लोग खाते हैं बिस्किट, आलू चिप्स, कुरकुरे, मैगी तैगी, ये जितना भी हम लोग खाते हैं उसमें सब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन भरा होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा रंग होता है? श्वेत। ठीक है, श्वेत होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, इसका होता है चमकीला होता है। कैसा होता है वो? चमकीला होता है। ये जो फीता जो होता है मैग्नीशियम को उसको जलाते हैं ना, चमकीला उजला होता है। कोई दिक्कत? गुड। आप लोग बताइए निम्नलिखित में कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया, ये जो होता है समीकरण है, समीकरण जो हम पढ़ाएंगे इसका हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे बैलेंस का। ठीक है, बैलेंस कीजिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर हम ठीक बना के रखे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत?
अगर आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो हमें कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमको मैंने कमेंट में भेज सकते हैं फोटो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है Zn+COSO4 रिएक्ट विद ZnSO4+Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये होता है जो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ये इतना जान लीजिए। लौ चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक पर अम्ल लगने से या डालने से या उसमें जलाने से हाइड्रोजन गैस तो निश्चित निकल रही है, इसमें आयरन क्लोराइड भी बनता है। क्या बनता है? आयरन क्लोराइड, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा ये आयरन क्लोराइड भी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम चलते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, कोई दिक्कत। चलिए गुड, आप लोग को बात तो समझ में आ रही है। अगर हम देखिए आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में सारा आंसर रिपीट दैट करते जाइए। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, जो भी इस बार एग्जाम देंगे 2024 में, वो अपना कमेंट जो होता है ना स्टूडेंट, एक होता है फॉर्मेटी निभाइए, अपना जो होता है इनोसेंट, अपना दिखाइए ईमानदारी, ठीक है। कमेंट में आंसर करते जाइए रिप्लाई, हम समझते जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ रही बात। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरा पिछला स्टूडेंट जो था वो रैंकिंग में आया था 9 नंबर में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी रैंकिंग में आए, ठीक है। तो कमेंट आंसर रिप्लाई करते जाइए, बात को मेरा मानते जाइए, आप लोग को अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? इसका भी आंसर क्या होता है? भूरा होता है। इसका भी रंग क्या होता है? भूरा होता है, कोई दिक्कत। हम लोग ऐसे ही एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग साथ रहिए, वीकली हम लोग करते जाएंगे। आज इस प्रकार से हम लोग साइंस देख ले रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी SST पूरा एक ही दिन में देख लेंगे, ठीक है। लोहे पर जंग लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षण, संक्षारण लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, संरक्षण बोल दिए, संक्षारण होता है, कोई दिक्कत। चलिए गुड। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुनना है? CA×OH2, क्या होता है वो? CA×OH2, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया में आग लगाने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये सारे के सारे हम बुक से टॉपिक से PDF बना के आंसर वेरीफाई करके हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई खास तात्पर्य नहीं है, लेकिन अभी देखिए जिसका ऑब्जेक्टिव निकल गया उसका समझिए तो हो गया रिजल्ट। अब देखिए ना होता है UPSC का PT निकाल लेने के बाद तो डिस्क्रिप्टिव तैयारी थी। ये देखिए डिस्क्रिप्टिव है, PT तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तैयारी, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बोलिए, ठीक है। Fe2O3+2Al रिएक्ट विद Al2O3+2Fe के दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आप लोग से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का रंग भूरा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? इस सबका आंसर कमेंट में दीजिए। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया बाबू? इसका आंसर हो जाएगा उपचयी। क्या हो जाएगा? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका हो जाएगा उपचयी, उपचयन या उपचयी, कोई दिक्कत। शोषण किस प्रकार की है? उपचयन, कोई दिक्कत। आप लोग ऐसा देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो होता है बाबू, इसका देखिए CuO+H2 रिएक्ट विद Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब हम अभिक्रिया पढ़ा रहे थे आप लोग को ऑफलाइन में, तो हम आप लोग को ऑफलाइन में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, बाकी जो ऑफलाइन में पढ़ाए सब समझाए थे, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेसन। क्या चलेंगे? नेक्स्ट लेसन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लेसन है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, कोई दिक्कत। अब देखिएगा
हमारे पास यहाँ बुक भी अवेलेबल है, बुक के साथ ही हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अम्ल, क्षारक एवं लवण। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का विरंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? ये जो होता है बाबू लीचेन का बना होता है, लीचेन का। किसका? लीचेन का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? हमारे साथ आप बने रहिए, ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा हम साइंस निपटा देंगे आप लोग को अच्छा से बेहतरीन। IC से आने वाले हैं इस बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग पाउडर है? मिश्रण। क्या है वो? बेकिंग पाउडर है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये कैसी है? मिश्रण पाउडर, तो कोई दिक्कत? अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इसको जो होता है मूल्य को सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत बाबू? इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है? देखिए SO2 तो क्षारक नहीं है, CO2 ये भी नहीं है, NO2 ये भी नहीं, ZNO। क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए, ZNO। अगर आप लोग को पता है तो हम कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करेंगे, आप लोग टाइम लेके उसमें आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिक लवण। एक लवण है, वो भी एक दिक लवण है। कोई दिक्कत? हम लवण पढ़ा दिए, क्षार भी पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। आप लोग जो होता है ऑब्जेक्टिव हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जिसका क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता हो कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हमारा शरीर का pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? सीधी सी बात है, बॉडी का pH मान क्या होता है? देखिए pH मान केल्विन, इसे आप बता देते हैं अभी, ठीक है, इसी में बता देंगे। ये होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक है, ठीक है। आपको पूछ लेगा डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए मानव बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर डिग्री में पूछे तो। कोई दिक्कत? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 प्लस या 98.6 होता है। कोई दिक्कत? अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। कोई दिक्कत? ये बात सारे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से कोई खास तात्पर्य रखता नहीं है, चाहे होता नहीं है, जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा बिहार बोर्ड पूछने वाले नहीं। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे हम स्टूडेंट है, हम दिखाना चाहते हैं पावर ऑफ स्टूडेंट। देखिए हम 2 महीना क्लास चलाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगने वाले, ठीक है। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग को पास होना ही चाहिए, या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन याद करते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु HCl का pH मान कितना होता है? ये देखिए तनु HCl pH मान कितना होता है? इसका हो जाएगा 0 आंसर। क्या हो जाएगा? इसका pH मान होता है 0। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल होता है NaCl, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? आप लोग करते जाइएगा सभी का सारा क्वेश्चन। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, फिटकिरी है। क्या है आंसर? इसका आंसर वो बहते हुए रक्त। अब देखिए रक्त देखिए 3 प्रकार के होता है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रक्त जो होता है अस्थिमंजम बनता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो बोल देगा रक्त कहाँ बनता है, तो अस्थिमंजम मार सकते हैं। 80% रक्त वहीं बनता है, ठीक है। रक्त एगो WBC होता है, एगो RBC होता है। रक्त 2 ही प्रकार के होता है, एगो RBC एगो WBC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल का pH मान कितना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या दीजिएगा? आप लोग कमेंट में दीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुनक सूत्र है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ऐसे तो हमको लगता है बुझा हुआ चुनक आप लोग आंसर अच्छा से कमेंट कर सकिएगा, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या क्वेश्चन अच्छा वीडियो, देखिए इसमें क्या वीडियो अच्छा लगेगा, इसमें सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन है, ठीक है। गाइडलाइंस के द्वारा हम एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। SM क्लासेस द्वारा आप लोग को फ्री क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख सकते हैं 73 72 000 143, ठीक है। अगर किसी को ऑफलाइन करना है तो कांटेक्ट करें, ठीक है।
कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के डंक, देखिए जो होता है सूत्र का, आप लोग एक पेज में बनाइएगा, जितने भी सूत्र इंपॉर्टेंट होगा, इस ग्लूकोज हो गया रासायनिक, इस जितना भी सूत्र हो जाएगा ना, चीनी, संगमरमर, सिंदूर, ये सब जितना भी हो जाएगा रासायनिक सूत्र एक जगह नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट बनिए, स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग नेग्लिजेंट बनते हैं, स्टूडेंट का एक थिंकिंग होना चाहिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। दिखावा मत करिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में दो ही अंतर है। अमीर जो होता है अमीर बनना चाहता है, और गरीब जो होता है अमीर दिखना चाहता है। आप वैसा स्टूडेंट मत बनिए, आप जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बनिए, स्टूडेंट दिखिए मत, ठीक है। देखिए चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनाइक अम्ल। क्या पाया जाता है बाबू, मैथेनाइक अम्ल, मैथेनाइक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ दे अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। देखिए जो होता अम्ल वर्षा कहलाने के लिए उसका आवश्यक पीएच मान कितना होना चाहिए, इसका 5.6 डिग्री, 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, देखिए अभी हम क्या बोल रहे थे, सूत्र का ही बात कर रहे थे, सूत्र आ गए आप लोग में, ठीक है। आप लोग एक पेज बना लीजिएगा, जहाँ बैठिएगा 10 मिनट फ्री में तो वहाँ कर लीजिएगा सूत्र, क्या दिक्कत है। इसका हो जाएगा C6H12O6, क्या हो जाएगा C6H12O6। अगर हमारे साथ ही बोल रहे हैं तो आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, C6H12O6। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। देखिए एक होता है IUPAC नाम होता है, एक होता है रासायनिक नाम होता है, एक संकेत होता है, पीएच मान होता है, कितना संकेत होता है, कितना के परमाणु संख्या होता है। ये सब स्टूडेंट लोग को एक पेज में लिख कर याद कर लेना चाहिए। सब SI मात्रक होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हम वीडियो तो बना ही देंगे सब पर, लेकिन आप लोग जो होता है एक पेज में लिख कर याद कर लीजिएगा। देखिए PDF जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना है, बुक जरूरी नहीं कि आपके पास कितना है, आपके पास कितना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इससे बढ़िया है आप लोग याद करते जाइए, जिससे बोल रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत। चलिए जो बोल रहे हैं पेज बनाने के लिए वो पेज में बना ही लीजिएगा, 3-4 पेज के है, प्रत्येक संडे के टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग का ऐसा 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबसे बने जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH। क्या बाबू, OH, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, OH। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है ना बाबू, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा एक अम्ल है, HCl। क्या है, HCl एक क्या है वो, अम्ल है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया। देखिए हम 40 क्वेश्चन कर लिए अभी 20 मिनट के अंदर, ठीक है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो होता है 2-2 बार बोलेंगे, आप लोग करते जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। क्या बाबू, एनोड। अब हम लोग जो फास्ट में करेंगे, ठीक है, एनोड। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या बोलते हैं बाबू, सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर। कोई दिक्कत। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होता है, क्षारकीय। क्या होता है इसका, क्षारकीय। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड को क्या होता है, क्या होता है, ऑक्साइड होता है, क्षारकीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय होता है। गुड। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा है बाबू, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत। आप लोग बात को नोट करते जाइएगा, बात को 2-2 बार बोलते जाइएगा साथ में। बोलने से क्या होता है ना, ज़्यादा बातें याद होती है, ठीक है। आप किसी को 4 गो बात बोल दीजिए, अगर आपको कोई व्यक्ति रास्ता में 4 गाली दे दे, वो 4 टॉपिक याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम वो मिलेगा तो बोलिएगा कि आप हमको ये 4 गाली दिए। इससे बढ़िया आप बोल के याद कीजिए। इतना बोलिए कि पड़ोसी जाने लगे कितना पड़ता है। आपके बोलने से अगला आदमी को तकलीफ होने लगे, अगला पेरेंट्स को तकलीफ होने लगे, वो बोलिए फलाना का बेटा तो कितना पड़ता है, ऐसे बोल के पढ़िए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ये जो होता है आयोडीन, ये अधातु है बट चमकीला होता है, ठीक है। जब हम पढ़ाए थे धातु अधातु चमकीला छन छन, ये सब आवाज़ पढ़ाए थे हमेशा, ठीक है। तो आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हम पढ़ा दिए सबका, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव का केयर कर रहे हैं। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप कमेंट में कीजिए, अगर आप पढ़ते होंगे तो इसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है पोटासियम है, पोटेशियम। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पोटेशियम। कोई दिक्कत? हम लोग अब जब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक का। कौन सा बाबू? लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम कौन सी पतली परत चढ़ाते हैं? जिंक का। कोई दिक्कत? चलिए गुड। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रोमीन, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको बोल के पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का है? एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइड का है, एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइड का। कोई दिक्कत? देखिए कि यहाँ बॉक्साइड का धातु अयस्क है एल्युमिनियम, ठीक है। आप लोग कमेंट में हमको बताइए लोहा के किस धातु का ऑक्साइड अयस्क है? लोहा किस धातु का अयस्क है? कोई दिक्कत? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है बाबू? सोना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप बताइए। सोना इतना तन्य होता है, आपने उसको पीटते पीटते इतना पतला हो जाएगा वो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। सोचिए, सबसे तन्यता क्या होता है बाबू? सोना। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु? इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्या दीजिए? कमेंट में। कोई दिक्कत? ऐसे हम बता देते इसका आंसर भी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी है कमेंट में आंसर दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं, वो सोडियम से। आप लोग का स्टूडेंट है तो एक क्वेश्चन और बताइए, किस और एक जो धातु है उससे भी, उसको भी हम चाकू से काट सकते हो? कमेंट में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत? कार्बन क्या है? क्या वो कार्बन क्या? कार्बन एक जो होता है अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातुएं कौन सी है? ये देखिए बाबू, इसमें जो है ना आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है बाबू? धातुएं हैं। क्या है? ये हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? अब देखिए आंसर है, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। कैसी होती है बाबू? चमकदार या चमकीली भी बोल सकते। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं? देखिए खींचना, तन्यता बल, किसी रबड़ को खींच रहे हो, कौन सा हो जाएगा? तन्यता कहलाएगा। खींचना मतलब क्या होता है? तनाव नहीं बोलता कोई एक ही बात को खींच रहा है, काहे टान रहा है, वो लाज रहा था कि एक ही बात को लिए तान रहा है बात को, नहीं, उसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर। सोचिए 1 ग्राम सोने से हम लोग कितने किलोमीटर का तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर। अगर 1 किलो सोना दे दे उसको कितना, तो आप उतना नहीं याद रखिए, सिर्फ हम जानते हैं 1 किलो में होता 1000 और 1 ग्राम में 2, तो 1000 गुना 2 कर देंगे। अब किलो में निकालने के लिए आप लोग कन्वर्ट करिए दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन चलता है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए धातुओं की तुलना में अधातु कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, देखिए जो होता है ना, हम लोग 4th लेसन का PDF हमारे पास बना हुआ अवेलेबल नहीं था। अब बना हुआ था तो जस्ट मॉर्निंग में डिलीट हो गया हमसे, इसीलिए जो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 5वां लेसन। क्या चलते हैं? 5वां लेसन। कोई दिक्कत? तत्वों का वर्गीकरण। हम 4th लेसन को पढ़ा भी नहीं पाए, ऑफलाइन भी नहीं ऑनलाइन भी, ठीक है। हम आप लोग को एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं तत्वों का आवर्त सारणी। कोई दिक्कत? या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उद्गत स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? देखिए सब फंसाने वाला क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग जो होते हैं 18। क्या होते हैं बाबू? 18। इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? अब देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षारीय धातु। इसका प्रथम वर्ग के धातु सदस्य कौन है बाबू? क्षारीय धातु। देखिए प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग,
वर्ग सारणी सब हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं उस सब्जेक्टिव के साथ। आप लोग को अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, हम सब्जेक्टिव भी गेसिंग इसी प्रकार से आंसर आप लोग को करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त देखिए वर्ग जो होता है सारणी जो पढ़ाया था पीछे 18 था, लेकिन अगर कितने आवर्त पूछते हैं तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। कितने हो जाएगा 7, इसका जो है 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है। वर्ग पूछे 9, कितने 9। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है 9। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है। ये चीज हीलियम जो होता है, हीलियम जो होता है शून्य समूहक तत्व है। क्या है भाऊ, हीलियम क्या है, शून्य समूहक तत्व है। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है होते हैं। कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4। मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं 4। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। देखिए वर्ग जो होता है वो 18 होता है, आवर्त होते हैं 9। अभी हम पिछला वीडियो में पढ़ाए, पिछला क्वेश्चन में पढ़ाए थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 18 आवर्त 9। कोई दिक्कत। गुड जॉब। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। देखिए आवर्त तो पढ़ाए थे 9 और समूह कितने पढ़ाए थे 18। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे वेरीफाई पाएगा, इसी कहते हैं ना, ये एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, पिछला सारे क्वेश्चन आप लोग से बनते चल जाएगा, ठीक है। गुड जॉब। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। सब का आधार जानते हैं क्या आवर्त सारणी में, परमाणु संख्या। क्या है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु संख्या। कोई दिक्कत। अब देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, इसका अनुपात हो जाएगा जानते हैं 1:3। जब हम पढ़ाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन तो आप लोग को सही से समझा दिया जाएगा। केमिस्ट्री में जो हम बैलेंस पढ़ाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा देंगे, आपको पीएच मान पढ़ा देंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ा देंगे, इसे जो पढ़ाएंगे ना आप लोग को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन के जो होगा क्लास में आप लोगों को क्रेश क्लास में अगर जो भी उत्सुक बच्चे हैं हमारे क्लास आइए, आप बेनिफिट उठाइए। हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर स्टूडेंट पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार है परमाणु संख्या। क्या है वो आधार, क्या है परमाणु संख्या। पिछला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतारों क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। हम देखिए स्पीड थोड़ा सा बनाए रख रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं कराना चाहते हैं। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, लाइफ इज़ वेरी फास्ट, ना लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, टाइम इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। ये भी गलत है। देखिए हम बताते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ये मत छोटी सोचा, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26। देखिए परमाणु संख्या से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, अभी हम पिछला करा दिए थे 18। कोई दिक्कत। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व, पहले था 113 अब हो गया 114। कोई दिक्कत। अब देखिए मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या था। हम आधार बताए थे परमाणु द्रव्यमान। क्या बहु, परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। आंसर हो जाएगा इसका 3। कितने होते हैं बाबू, 3। कोई दिक्कत। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ये तो अभी पढ़ा दिए थे, 7 होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ये देखिए डबल क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय। हीलियम कैसा है वो, अक्रिय गैस है। कोई दिक्कत। एक निष्कर्षीय तत्व का नाम बताइए, एक निष्कर्षीय गैस का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। क्या बाबू, एक निष्कर्षीय गैस का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्या नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, क्या 6। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे छठा लेसन। देखिए आप लोग बस 10 मिनट हमारे साथ बैठिए, हम आप लोग का साइंस जो होता है एकदम क्लियर करा देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा पूछने वाले नहीं है ऑब्जेक्टिव, हम सब्जेक्टिव भी करा देंगे, आप लोग से ज़्यादा पूछवे नहीं करेगा। आप लोग थोड़ा सा जो टॉपिक बोलते हैं उसको पेज में डिनोट करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो करा ले। पंक्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है बाबू रंध्र में होता है। क्या होता है, रंध्र में होता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता में होता है। किस में होता है वो, पत्ता में।
कहाँ होता है? पत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा होता है 20 mg। क्या होता है बाबू? 20 mg। बताइए मानव मूत्र का पीएच मान। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। क्या कीजिए? मानव मूत्र का पीएच मान कमेंट में आंसर दीजिए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। खून के कमी से सीधा सीधी क्वेश्चन है, खून की कमी से कौन सा बीमारी? एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। कोई दिक्कत? कौन सी क्रिया सभी के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया? देखिए सभी जीव जंतु के लिए अनिवार्य है शोषण। क्या बहु? शोषण। कोई दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग आराम से देखते जाइए, आप लोग को अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शोषण की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होता है? देखिए 20। कितना बाबू? 20। कोई दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृषण एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित? वो उत्सर्जन से। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन। जल का वाहन। अब आप लोग बता सकते हैं जाइलम अफ्लोएम में जाइलम का एक कार, अफ्लोएम का एक कार। हमें कमेंट में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत? रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त जो होता है वो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? वो हीमोग्लोबिन के कारण। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्प उत्सर्जन। कोई दिक्कत? हम आप लोग को जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर से हम 20 ही निकाले हैं। ऐसे हमसे निकल रहा था 30 से 40 क्वेश्चन, लेकिन हम सोचे नहीं आप लोग को हम इंपॉर्टेंट ही देंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाएगा? शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो शोषण। इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है पर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है? देखिए प्रकृति रहे चाहे कुछ रहे, सबसे जो है क्या वो प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण से? प्रकाश संश्लेषण के कारण संतुलन बना रहता है। कोई दिक्कत? अब बताइए घर में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं पापा जी? सब चीज़ को डिमांड पूरा करते रहिए, घर का संतुलन होते रहेगा। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? श्वास बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू? मनुष्य सांस लेना और छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? श्वास बोलते हैं। सिर्फ सांस अंदर लिए निश्वसन, सांस बाहर छोड़ दिए निश्वसन। कोई दिक्कत? ये हम डिस्क्रिप्शन में चाहे मेरा क्लास का सारा वीडियो देखिएगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग लॉन्ग वीडियो भी पढ़ा दिए, लॉन्ग भी थोड़ा देख लीजिएगा जाके। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। कि पाया जाता है वो? मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाया जाता है। देखिए यहाँ वेसम लिखल, वेसम को चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चेम्बर। कोई दिक्कत? मनुष्य में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 72। और दिल धड़कता बाबू 72, सॉरी सांस लेता है कितना बाबू? 15 से 16 बार। और दिल धड़कता 72 बार। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात जो हम बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे बात नोट करते जाए। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या? सी लाइपेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइपेज। कोई दिक्कत? आप लोग देखते जाइएगा सारा। ठीक है, समान परकुचन रक्त दाब होता है 120 mm। क्या होता है? जो समान परकुचन रक्त दाब होता है, जो फोर्स बल होता है खून का, वो क्या होता है? 120 mm। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। ये सब तो आप लोग को याद होगा। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब यहाँ फंसेगा। और हृदय परकुचन पूछे बाबू बोलिएगा 120/80 और रक्त पूछे सिर्फ 120। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है मनुष्य के वृषण एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। क्या है? ये पिछला क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं, पिछला क्वेश्चन में उत्सर्जन का। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। किस पर? क्या वो? एक प्रकार का हार्मोन है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र से। इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत आप लोग को? इस क्वेश्चन को एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से, कोई दिक्कत? हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से, कोई दिक्कत? आप लोग देखते जाइए, सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। हम लोग कब 7 लेसन में चला है हमको पता नहीं चला, ठीक है। आप लोग थोड़ा देखिएगा, देखिए आप लोग स्पीड के कारण हमको पता नहीं चला कि कब हम लोग 7th लेसन में चला है, 6 पार हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, कोई दिक्कत? ग्वाइटर अथवा घेंघा का पनपता है, ये देखिए आयोडीन, ग्वाइटर हो गया, आयोडीन घेंघर हो गया, ये सब किसके कारण से होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस कारण से बहु? आयोडीन की कमी से कारण। देखिए एक तो बीमारी होता है, बीमारी के एक तो हम अलग से 2 से 3 मिनट का वीडियो बना देंगे, वायरस से, इस सबसे कि जो बीमारी होता है किसके कारण से होता है, ठीक है। अगला होता है मानव शरीर में पाया जाने वाला ज्ञान इंद्रियां है, देखिए नाक भी पाया जाता है, जिह्वा भी पाया जाता है, कान भी पाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं तो 99% नहीं रहता, लेकिन ऑल ऑफ दीज होता है 50% चांस है कि ऑल ऑफ दीज होगा, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे ऐसे अनटकरे नहीं, तुक्का नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क से निकलने वाला तंत्रिकाएं कहलाती है कपाल तंत्रिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? वो ए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायराइड से, आंसर हो जाएगा इसका ए, क्या होता है वो? ए, थायराइड से, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में डायलिसिस थैली है एक नेफ्रॉन, अब देखिए नेफ्रॉन, आप पूछ लेगा आप लोग से नेफ्रॉन किसे करते हैं? देखिए पहले मृत कोशिका को क्या बोलते हैं बाबू? नेफ्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब देखिए मृत कोशिका खोज के किया था बाबू रॉबर्ट हुक ने, कब किया बाबू? 1665 में, कोई दिक्कत? सबसे बड़ी कोशिका बाबू शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका बाबू माइकोप्लाज्मा की। बताइए आप लोग को याद होगा तो बताइए जीवित कोशिका खोज सबसे पहले के किया और कब किया गया, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, देखिए जेब्रेलिन भी एक पादप है, ऑक्सीजन जो पादप है, ये सब देखिए हमको इसमें से आंसर दिया हुआ, लॉन्ग वीडियो ना करके हम सारे ऑप्शन का एक्सप्लेन नहीं करके हम डायरेक्ट बताते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई पत्ती की गति होती है कंपना कुचन, माने कंपन के अनुसार से उसकी गति होती है, कोई दिक्कत? कल ही या परसों एक भूकंप आया था, उसको बोलते हैं पी तरंग, ठीक है, जिसकी गति सबसे सर्वाधिक उसको बोलते हैं पी। द्वितीय जो होता है वो ए, सबसे खतरनाक होता है एल तरंग, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हम पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथाइलिन, इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? इंसुलिन हार्मोन। देखिए इंसुलिन की कमी से क्या चीज़ होता है आप लोग बताइएगा वो कमेंट में से, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, जितने VBI लिख रहे हैं इस बार पूछने वाले में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव द्वारा होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को, कि वो अग्र मस्तिष्क को बड़ा भाग कह सकते हैं, कोई दिक्कत? जो सामने की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? अग्नाशय, क्या बाबू? अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृषण के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? एड्रिनल, क्या इसका आंसर हो जाएगा? एड्रिनल, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृषण के दोनों ओर एड्रिनल, तो दो टाइप हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, एड्रिनल, ये हम जस्ट पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है धर्मग्राही, इसका आंसर आएगा धर्मग्राही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी, देखिए शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या? थायराइड ग्रंथि, कोई दिक्कत? थायराइड में जो होता है व्यक्ति फूल जाता है, फूल का मतलब समझता है, लगता है मोटा हो गया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट, क्या बाबू? ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत? अगला है
जड़ें विकसित होती है मूलांकुर द्वारा, मूलांकुर से बोल सकते हैं मूलांकुर द्वारा, कोई दिक्कत। जड़ भी हम पढ़ाए थे आप लोग को। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होते हैं फूलों द्वारा। लैंगिक जनन किसके द्वारा था बाबू? फूलों द्वारा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। क्या बाबू? शुक्रवाहिका नहीं। अंडाशय है ये, गर्भाशय है ये, डिंबवाहिनी है ये, ठीक है। शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष में पाया जाता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलने से पहले अभी आप लोग पकड़ा गए, ठीक है। फिर आप लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग जीवों में जनन कैसे होता है वो चलाएं, ठीक है। बताइए, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, क्या बाबू? वह है पत्ती। क्या आंसर हो जाएगा? पत्ती, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट जनन करते समय मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट जनन करते हैं, ईस्ट जनन करते हैं क्या वो? मुकुलन द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुकुलन, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन। नर और मादा को मेल मिलाप क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता, कोई दिक्कत। एक उदाहरण आप खुद बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत, कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कमेंट से हमको संकेत दे सकते हैं या थंबनेल भेज सकते हैं बाबू। जितने भी हम कमेंट में आंसर मांगे हैं, अगर आप उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए तो कमेंट में आंसर जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है। द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन, अमीबा। अमीबा का कोई अपना खास तात्पर्य आकार नहीं रखता, ठीक है। अमीबा का आकार कैसे भी हो सकता है, ये 2 खंडों में जा सकता है, ये अपने इष्ट के द्वारा जो होता है ना, अग्र गुहा द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। सरसों एवं हुड़हुल, सरसों एवं हुड़हुल, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ये होता है ईस्ट में, कोई दिक्कत बाबू। ईस्ट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुकेसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुकेसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है वो अमीबा में, कोई दिक्कत। मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर हाइड्रा, इसको बच्चा को याद होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का एक उदाहरण दे। देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन का एक उदाहरण कमेंट में कीजिए, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस जीव में बहुविखंडन होता है उसे मलेरिया परजीवी। क्या आंसर हो जाएगा? मलेरिया परजीवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया परजीवी, कोई दिक्कत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होते हैं? देखिए कायिक प्रवर्धन पत्ता में नहीं होता, ठीक है, पत्ता में होता है। इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ, कोई दिक्कत। कोई बच्चा पत्ता कमेंट करता, हम समझ गए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में कैसे पत्ता को अगर पी भी लिखा तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। आप फूल को एफ भी लिखिएगा, चाहे फ्लावर भी लिखिएगा तो भी हम समझ जाएंगे। देखिए समझना देखिए आपको है, हमको नहीं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो वेरी गुड। आपके नोट्स जो होता है आपको समझ में आना चाहिए, अगला व्यक्ति को समझ में आए या ना आए आपको अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, गुड। मानव मादा में निषेचन होता है फाइलोपियन नलिका द्वारा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसमें जितना वीवीआई लगा बहुत कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है वो गुलाब, कोई दिक्कत। एक द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए वही बच्चा उदाहरण देंगे जो पढ़ने के लिए उत्सुक है, जो माँ बाप को नाम आगे ले जाना चाहिए। जो भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए तो कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? वो आंसर गुलाब हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मक के द्वारा बनी कोशिका कहलाती है युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा ये, गुड जॉब। अगला क्वेश्चन है, जीव की जीनी संरचना को कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर बहुत जीन प्रारूप, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा जीन प्रारूप, कोई दिक्कत। समरूप अंग होते हैं
कार्य के समान को ही क्या बोलते हैं, समरूप अंग। कोई दिक्कत बाबू। अगला क्वेश्चन है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के पुस्तक लेखक के थे बाबू, डार्विन। कोई दिक्कत, डार्विन। देखिए डार्विन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं भी आए, कोई दिक्कत। एगो न्यूटन से भी जितने भी आते हैं वो भी आए, कोई दिक्कत बाबू। न्यूटन हो गया, और फिर आता है रॉबर्ट हुक, वो भी आए। देखिए ये कॉपी बनाइएगा आप लोग, ठीक है। साइंटिस्ट नेम और कौन चीज़ आविष्कार किया, नहीं किया, हाँ किया, क्या किया, सब कुछ एक बार में पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या होगा ना, इससे लगभग 10 क्वेश्चन तक ले बन जाएगा साइंस में। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में आप लोग को बहुत से मदद मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए, कोई दिक्कत। इसे हम बताते हैं 23 जोड़ा होता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है समजात अंग होते हैं रचना में समान। रचना में क्या होता है बाबू, समजात अंग जो समान होता है, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का नहीं बनना। हीमोफीलियम जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनना, कोई दिक्कत। इसका आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आरबीसी के चिपचिपा हो जाना, डब्ल्यूबीसी का भक्षी हो जाते हैं, ये सब तो हो ही आते हैं, कोई दिक्कत। रक्त का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलियम जो बीमारी है, रक्त में थक्का नहीं जमता, इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख से किस तरह के अंग है, समवृत्तीय अंग। क्या वो इसको, समवृत्तीय अंग। अंग देखिए समजात अंग पढ़ाए थे आप लोग को, अवशेषीय अंग पढ़ाए किए थे, समवृत्तीय अंग पढ़ाए थे। कीटों के पंख और चमगादड़ के अंक में कैसे अंग है वो, समवृत्तीय अंग, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है वर्तमान प्राणियों में किस संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग न रह गया हो, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। माने बहुत सीधी सी बात है, जो उपयोग में ना हो सके क्या कहेंगे, वो अवशेषी अंग। नहीं बोलते अवशेष बच गया, अवशेष, खरपतवार, माने ये सब थोड़ा सा अवांछित हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है वो, डीएनए। क्या वो, डीएनए। अब आप लोग को पता होगा तो डीएनए और आरएनए में एक अंतर कमेंट में आंसर कीजिए। हम बोले थे बाबू जो परीक्षा के लिए उत्सुक है, जो अपना माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, आंसर में कमेंट जरूर देगा, चाहे जो भी विद्यार्थी रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन है डीएनए का एक भाग। जीन क्या है वो, डीएनए का एक भाग है, कोई दिक्कत। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। देखिए जिन शब्द की प्रस्तावना किस दिया था वो, देखिए वाटसन, कुछ लिखा है बेंडेन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं है। लेकिन जो जिन शब्द का प्रस्तावना दिया था वो था कौन, एक कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों, मेंडल लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत है, मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित किया, सर्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो, सर्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्मक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो, क्रोमोसोम। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में होता है वो, क्रोमोसोम में, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए। सीधी सी बात रखिए, डीएनए आरएनए प्रोटीन, कोई दिक्कत। डीएनए आरएनए प्रोटीन, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। क्या वो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है क्या, डीएनए, कोई दिक्कत। आप लोग बताइएगा कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कमेंट में आंसर बताइएगा कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन जो होता है वो गुणसूत्र में, कोई दिक्कत, गुणसूत्र में स्थित होते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी की इकाई। अनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अनुवांशिक इकाई को क्या बोलते हैं बाबू, जीन बोलते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जॉनसन ने। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था बाबू, जॉनसन ने। किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होते हैं गंदा जल में। क्या बाबू, मलेरिया जो मलेरिया बीमारी उत्पन्न करता है वो मच्छर कहाँ होता है, गंदा जल में। और जो मच्छर जो होता है मादा होता है, मादा एनोफेलेक्स, कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत।
हाँ चैप्टर का नाम नहीं लेंगे, देखिए ठीक है, आप लोग चैप्टर का नाम लेंगे उसको बारे में बताएंगे तो लेट ही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश तथा परावर्तन, कोई दिक्कत, ये मत सोचिए कि हमको पीडीएफ नहीं, हम देखिए हम सारा तैयारी कर रहे तो चैप्टर का नाम भूल जाएंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हम नाम लेना चाहते हैं डायरेक्ट फटाफट स्पीड में 200 क्वेश्चन करा देंगे आप लोग को, उससे क्या होगा आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा कि जल्द कम समय में अच्छा तैयारी करवा देंगे, ठीक है। मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है भाऊ, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा भाऊ, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर सूत्र क्या होगा, r/2, क्या हो जाएगा भाऊ, r/2। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, क्या बाबू, अवतल दर्पण का, कोई दिक्कत। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण का सबका एक एक उदाहरण, एक एक उपयोग जो हो हमारे कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जितने विद्यार्थी उत्सुक है, ठीक है, एग्जाम को लेकर या चाहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा है, वो कमेंट में आंसर जरूर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है, एफ बराबर सूत्र क्या होता है, r/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक हमेशा कैसा होगा, वो सीधा होगा, क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1D। देखिए एक चीज़ रुकिए, एक सेकेंड, आप लोग को 1 मीटर रहे तो 1D, 2 रहे 2D, ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1D, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस, सॉरी क्या, शुरू से पढ़िएगा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती, एफ से, फोकसांतर से, किससे, इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकसांतर से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, दर्पण जो होगा समतल होगा, क्या होगा वो, दर्पण कैसा होगा वो, समतल, समतल, कोई दिक्कत। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है VE प्लस में, ठीक है, हमेशा धनायन, कोई दिक्कत। सुनिए बहु, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, सिर्फ काल्पनिक बनतेगा अवतल में, क्या चीज में, अवतल में, कोई दिक्कत। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2, कौन कौन है वो आप कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, प्रिज्म से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वो प्रिज्म, कोई दिक्कत। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा बहुत, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। ये देखिए टूका मार दीजिए, 50 ले 25 कर दीजिए, कोई दिक्कत। गोलीय दर्पण उसमें एक रहते क्या हो जाएगा, 2 रहे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, अभी हम जस्ट बताए थे 1D, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना वो दर्पण होगा, वस्तु से बड़ा अवतल, क्योंकि शर्मा जी सब क्या लगता है देखते हैं, बॉडी लगता है एकदम झका झका, बड़ा बड़ा चेहरा फेस दिखता साफ साफ, कोई दिक्कत। तो कौन सा दर्पण होता है वो, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम का मतलब होता है कम, कम से कम। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता उपयोग, कोई दिक्कत, वो मिट्टी, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हम, आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये सब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव तो बता देंगे, ठीक है, ये सब भी है क्वेश्चन है, ठीक है। 1D, 4D, 25D, ठीक है, ये सब जो आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट ओर या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, कोई दिक्कत। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों बाबू, प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्या, प्रकाश के परावर्तन के कारण, कोई दिक्कत। प्रकाश के परावर्तन का नया चैप्टर आ गया, क्या दिक्कत है, आप लोग देखते जाइए सिर्फ प्रकाश के
परावर्तन कारण आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं क्या बाबू? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। कोई दिक्कत। हम लोग को जो मानव जहाँ भी हम लोग वीवो लेते हैं, ओप्पो लेते हैं, उसका कैमरा कितना होता है? 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 150, 200, 600, 500 नहीं होता होगा। हम लोग का आँख जो होता है, आँख का जो दृष्टिपटल, क्या इसका आंसर हो जाएगा? दृष्टिपटल। कोई दिक्कत। देखिए मनुष्य का मानव का जो होता मानव होता है उसका आँख का पीएच मान कितना होता है? 576 मेगापिक्सल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसका नेत्र में कौन सा लगेगा? दृष्टि दोष। कौन सा बीमारी है वो? दृष्टि। देखिए कोई दिक्कत। निकट स्थित वस्तु को ना देखे, दृष्टि दोष। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा कैसा? वो काला। कोई दिक्कत। क्यों होता है ऐसा? हम सब्जेक्ट में पढ़ा दिए। नेत्र में किसी वस्तु का बनना, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा छोटा तीनों। कोई दिक्कत। काल्पनिक भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा। कोई दिक्कत। 4 फीट के आदमी 4 फीट के थोड़ी फिगर बनेगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से कर सकते हैं? अवतल लेंस से। किसका लेंस के बाबू? अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस, असम उत्तल लेंस, अवतल उत्तल। कोई दिक्कत बाबू। दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में फटाफट दीजिए तो। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल लिखी है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है अवतल लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो? अवतल लेंस। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो? बैगनी रंग का। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी दृष्टि पर। क्या वो? कॉर्निया के बाहरी दृष्टि पर होता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है परिकिरणन। क्या वो? परिकिरणन। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? पुतली द्वारा। पुतली। जब हम लोग को मानव नेत्र पढ़ाएंगे ना तो आप लोग को बता देंगे पुतली किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, कोई दिक्कत। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है आइरिस। जो आँख लोग पिपनी बोलते हैं, पिपनी बोलते हैं, जो आँख के पास बाल होता है उसको बोलते हैं क्या वो? आइरिस। कोई दिक्कत। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष। माने बहुत दूर भी दृष्टि दोष भी दोनों क्या हो जाएगा वो? जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी। देखो बहुत कोई व्यक्ति है साफ साफ बोलेगा, माने एक स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है तो अनंत। एक स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है क्या भाव? अनंत। लेकिन अगर बोल देगा स्पष्ट तो 25। कोई दिक्कत। आँख की दूरी बिंदु है स्वस्थ व्यक्ति। यहाँ क्वेश्चन फंसिएगा। देखिए क्वेश्चन सही लिखा नहीं हुआ। अगर वो स्पष्ट बोल देगा, क्या भाव? स्पष्ट। स्पष्ट तो 25 और देख सकता है वो अनंत। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पश्चमाभि पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों को पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण है असमंजन। कि बाबू असमंजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमंजन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। आप लोग कमेंट में बताइए निकट दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। दूसरा कमेंट कीजिएगा इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, किस दर्पण से। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य पूछे तो अधिक होगा लाल का, झुकाव बोले तो बैगनी का। कोई दिक्कत। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका अधिक होगा? लाल का। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है,
अगला चैप्टर भी, अगला क्वेश्चन भी। विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखिए क्या पूछे, एसआई मात्रक पूछ लिया, हमेशा एसआई मात्रक पूछता है, 3 से 4 पूछता है, एसआई मात्रक सूत्र से मिला के। इसी साइंस का एक टॉपिक जो बोले ना, बना लीजिएगा कॉपी में, लेजी ना पन कीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा संबंध सत्य है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, पारा, पारा जो है अर्धचालक नहीं है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, बताइए। न्यूटन का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक, ये सब जो होता है आप लोग कमेंट, कितना अभी भी एक पिछला पूछा फिर एक पूछ दिया, तो आप लोग जो होता है ना, आप लोग कमेंट में आंसर इस सबका दीजिए या दीजिए, लेकिन कॉपी जो बोले साइंस का टॉपिक बनाते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, देखिए ओम, ये सब याद रहेगा तो ना। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम को, किसको करेगा, ओम को, ये सब याद रहेगा, कहाँ से बनेगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, ऐसा मात्रक क्या होता है उसका, कूलम, कोई दिक्कत। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इसका आंसर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग को देखिए जान लीजिए, देखिए जब भी आएगा समतुल पूछेगा, जितने भी क्वेश्चन दे रहेगा सब जोड़ दीजिएगा, देखिए 1 2 और 3 ओम, इतने जोड़ दीजिए, 1 2 3 कितना होता है 6 ओम, ओम ओम जिसमें लगा रहा ओम को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी छोड़ दीजिए, जब हम पढ़ाएंगे ना सब्जेक्ट तो सारा क्लियर करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर कैसे है मात्रक, देखो विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, विराम अवस्था में हमेशा रहता है, क्या रहता है वो, विराम अवस्था में रहते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, बताइए। चांदी का सुचालक सबसे अच्छा सुचालक, चांदी किसका सुचालक है सबसे अच्छा, बताइए कमेंट में बताइए, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है किसका। अगला क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में, धारा कहते हैं वो हमेशा गति की अवस्था में रहता है, क्या थी, गति। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में, एनी टाइम क्या रहता है वो गति की अवस्था में रहते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, 100 डब्लू, डब्लू मतलब क्या होता है समझते हैं, वाट, पावर, कूलम, ये सब आप लोग जानिए, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में बताएंगे। 220 वोल्ट के विभवांतर के बल्ब के तंतु बने, देखिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट में चाहिए। बल्ब का टंगस्टन बना होता है क्या जिससे, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए, कोई दिक्कत। बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, इसका भी कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए बल्ब एक टॉपिक बन गया, तो बल्ब अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो 484 ओम, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन। अभी हम जस्ट देखिए क्वेश्चन पूछ ही रहे थे तो आ गया ना। अब देखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, क्या बहुत जूल, बताइए आप लोग 1 जूल के मान बताइए, कोई दिक्कत। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। टंगस्टन जो पिघलता है कितना ताप है वो, 3500 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम बराबर सूत्र बोलिए, आंसर हो जाएगा ए भी बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है, यूनिट, कोई दिक्कत, यूनिट। तो आप लोग आंसर बताइएगा 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, कमेंट में। आप लोग, डायनमो का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, क्या वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र। देखिए बहुत सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये सब, ओम का नियम, स्नेल का नियम, सारा कुछ आप लोग को करा दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर, कौन बहु, ऊष्मीय सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है बहु, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, कोई दिक्कत, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेल्सा, तो बताइए वेबर किसका है, कोई दिक्कत। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक सुई रखा जाता है तो यह सुई होगा विक्षेपित होगा, क्या होगा वो, विक्षेपित। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है,
चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटे के जैसे कहीं लगा था विद्युत घंटे इलेक्ट्रॉनिक घंटी लगा था, उसका क्या था वो चुंबकीय प्रभाव प्रकार का था कि चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय बल का ऐसा मात्रा क्या था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कोई दिक्कत, इसका आंसर हो जाएगा सी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल का ऐसा मात्रक, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है वही क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण होगा पश्चिम की ओर, किधर होगा वो पश्चिम की ओर। जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को क्लॉक उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ये सब आप लोग को अच्छा समझा दिया जाएगा, ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या वो लघु पतन के समय क्या होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत। अगर देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आना ना आना तो स्वाभाविक बात है बाबू, अच्छी चीज़ और अच्छी किताब जल्दी समझ में नहीं आता। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या आप लोग को मूवी देखा है अक्षय कुमार वाला सलमान खान वाला, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत है मन नहीं लग रहा है, 100-150 क्वेश्चन है, अभी इतना मतलब करा दिए होंगे लगभग 200-250, तो आप लोग देखते जाइए, ठीक है। इसका आंसर है वो बदल जाती है, क्या वो बदल जाती है। विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है बदल जाती है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है डायनमो से किस प्रकार की धारा बहती है दिष्ट धारा, डायनमो से किस धारा बहती है वो दिष्ट धारा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है स्थितिज ऊर्जा को, किस वो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है वो स्थितिज ऊर्जा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है इसको देखिए आप लोग बना के हमको कमेंट में कीजिए आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत। देखिए अगर आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए, अगर गेसिंग क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर 7372000143 आप लोग कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। किसी प्रकार का अगर कुछ क्वेश्चन डाउट हो, मैथ हो, कोई भी क्वेश्चन, मैथ साइंस कुछ भी A to Z हम आपके लिए तत्पर एनी टाइम रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है निष्कर्षीय गैस भरी जाती है, हम पिछला बात में कह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम और दिशा दोनों, तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। राशि की बात आ गया, बताइए बहु विद्युत राशि सदिश राशि और अदिश राशि का एक एक उदाहरण दीजिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन अगला बहु चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है वो परिणाम और दिशा, तो पिछला का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घर हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी हो, शॉर्ट सर्किट, किसके वो शॉर्ट सर्किट, आंसर हो जाएगा क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य जो होता है, मनुष्य का कान जो होता है कितना डेसिबल तक ले आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने, कोई दिक्कत। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, देखिए कोयला भी जीवाश्म में, लकड़ी भी जीवाश्म में। अब देखिए कोयला हम बाई चांस गोबर गैस नहीं जान रहे, कोयला लकड़ी जान रहे हैं, 2 को तो है नहीं, तो 3 ऑल ऑफ दीज मार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का एक स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है बी। आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा वो सौर ऊर्जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के समय उत्तरदायी गैस था वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किससे माना जाता है, सूर्य को, किसको भाव सूर्य को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल, कोई दिक्कत। एक्सचेंज ऑफ द लाइट सौर सेल, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, यूरेनियम महंगा पदार्थ है, ठीक है बाबू, महंगा वस्तु। बोलते बोलते मेरा हालत ख़राब हो गया। आप लोग भी जो होता है ना 1-2 बार बोलिएगा तो कमेंट दीजिए, कमेंट शायर को ताली से, टीचर को कमेंट से, ऑनलाइन टीचर को कमेंट से
ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा को स्रोत है, इसका नाभिकीय संगलन। क्या वो इसका आंसर रहेगा? नाभिकीय संगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य घटक है वो मीथेन गैस। कोई दिक्कत? सौर पैनलों का उपयोग होता है वो, सौर पैनलों का उपयोग होता है वो मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। कोई दिक्कत? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन को निरूपित या नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम छड़ के, कैडमियम छड़ के। कोई दिक्कत? ये सब हम एक्सप्लेन किए थे सब्जेक्टिव। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज है कोयला। क्या वो? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में पूरा करते हैं? बहुत देखिए 30%। कितना बहुत? गवर्नमेंट कितना कर रहा है? 30%। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होते हैं 200। कितने बहु? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? वो गतिज ऊर्जा। पवन में गतिज ऊर्जा तो होबे करता है, हाँ वहाँ है सब जगह। सौर स्थिति मान का लगभग होता है, इसका कमेंट में सही है। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना होता है बाबू? 1.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है, ये तो सब जानता होगा एनसी क्लास के बच्चा, सूर्य। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संगलन द्वारा। किसके द्वारा? वो सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संगलन द्वारा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर या प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस गैस से पेटेंट होता है? काला से। काला। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। ये क्वेश्चन देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जैव अनियमिकरणीय पदार्थ है? DDT। क्या वो? DDT। देखो DDT, इसका पूरा नाम कमेंट में आंसर कीजिए। देखिए कमेंट में वही बच्चा का आंसर देगा जो पढ़ने योग्य हो, जिसका रिजल्ट होने वाला है, जो बाप माँ को पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, बेकार जगह नहीं जाने देगा। अब आप लोग जानिए आप लोग कैसे विद्यार्थी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला क्वेश्चन तो हम करा ही दिए थे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा पढ़ के, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। स्ट्रोफियर्स। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत का वो समताप मंडल में। हम आप लोग को पढ़ाए थे मंडल कितने प्रकार के। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट बताइए कितने प्रकार के हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। क्या वो? उत्पादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। कोई दिक्कत? निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला है, देखिए वो शैवाल, जटिल कीट, मछली। देखिए ये शैवाल जो होता है जटिल कीट होता है, जटिल कीट को क्या खाता है? वो मछली खाता है। ठीक है, उसी प्रकार से घास, बकरी, शेर, ऐसे जो होता है उस आहार श्रृंखला पूछा इसलिए ऐसे बारे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, भी आई एकदम, ये सब क्वेश्चन को नेगलेक्ट ना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। कोई दिक्कत? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्प। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। गैस को जीवनदायी गैस कहते हैं। जीवनदायी मतलब जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है गैस, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक। हिरन क्या होता है? वो प्राथमिक। देखिए पहले हिरन जो घास है हिरन खाता है, हिरन के शेर खा जाता है। ठीक है, प्राथमिक हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास के पत्ते। इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। देखिए हम क्या बताएं, जो ऑल लग गया ऑल, इनमें से कोई नहीं तो डॉट है, लेकिन अगर ऑल रहा ऑप्शन में तो ऑल मार दीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता टुक्का, कोई दिक्कत। इनमें से मुर्दाखोर है सभी। देखिए चील जो है, तो मुर्दाखोर का मतलब क्या है, जो मृत चीज को खाता है, चील, सियार, कौआ, सब डेड बॉडियाँ खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र को कौन है। देखिए ऑल है, जितना भी क्वेश्चन आया ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अजैविक निम्नीकरण है। प्लास्टिक अजैविक, कोई दिक्कत। अजैविक, जैविक के एक उदाहरण दे, कोई दिक्कत। सूर्य के विकिरण ऊर्जा तथा ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है। उत्पादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो, उत्पादक। जितने भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमको पढ़ाने में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, मेन बात यहाँ स्टूडेंट नहीं है और हम आप लोग को देख भी नहीं पा रहे हैं, कुछ इमोशन के साथ हम पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। कोई दिक्कत। स्टूडेंट पास हो तो पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और बात है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, अब क्या वो, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए ऑल आया तो ऑल हुआ ना सर, हम आप लोग को पहले बोले थे। इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध है। बताइए टिहरी बांध कहाँ, गंगा नदी पर। क्लियर। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्ण। ये ना कि बोरी, सही बात है, विवेकपूर्ण से एकदम। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। 70%। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन को कमेंट में आंसर चाहिए, क्वेश्चन का आंसर जो होता है गलत है, ठीक है। आप लोग राइट है या रॉन्ग है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, फिर हम रिप्लाई आप लोगों को करेंगे। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। देखिए किन कारणों से, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। बताइए निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है, वो टिहरी बांध। अब बताइए टिहरी बांध कहाँ है, ठीक है, कहाँ है कमेंट में। सब निम्न में से सबसे ऊंचा बांध, कोई दिक्कत, यह है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। क्या रहता है वो, मीथेन। मीथेन का सूत्र आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए मीथेन का, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास 10 रोटी है 10 दिन के लिए, अगर आप धक्की लगा के 4 दिन में सब खा गए तो 6 दिन का खाना खत्म नहीं हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, बहुत विवेकपूर्ण। आज जल्दी जल्दी खा गए तो क्या, अविवेकपूर्ण। कोई दिक्कत। चलिए गुड, समझदार बच्चे आप लोग हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। कोई दिक्कत। देखिए नदी की लंबाई चौड़ाई पूछता नहीं, खास तात्पर्य रखता है, लेकिन गंगा के बारे में इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। देखिए आया ना सब, प्राकृतिक, कोयला, वन जीवन, वन, ये सब आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तराखंड। टिहरी बांध किस प्रदेश में, वो उत्तराखंड। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है मानव के आँख में। जो हम लोग के आँख में जीवाणु पाया जाता है क्या कहते हैं, वो कॉलीफॉर्म कहते हैं, क्या, कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑल है, ऑल। देखिए ऑल जो होता है ना वो 90/100, ठीक है, चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। मछली जो है उभयलिंगी नहीं है, बाकी सब उभयलिंगी है, कोई दिक्कत। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, जीवाश्म ईंधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जीवाश्म ईंधन। कोयला एवं पेट्रोलियम जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, जीवाश्म ईंधन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। सीधे जानते हैं, प्राकृतिक से जितना खिलवाड़ किया 80% डार्विन किया, क्या किया वो, डार्विन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में एक है
वंशागत एवं जैव विविधता, वंशागत एवं जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? जल। क्या है वो? जल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये तो क्वेश्चन हम फर्स्ट ही में करा दिए थे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम अब अगला संडे को मिलते हैं आप लोग से। कोई दिक्कत? देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट प्लीज़, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और क्या कहें, देखिए 1 घंटा 20 मिनट में आप लोग को क्लास ख़त्म कर दिया साइंस का। ठीक, उसी प्रकार से अगर अच्छा लगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिए तो हम आर्ट्स का बना देंगे।